सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माउंट सेट के एपिसोड नंबर 5 को। तो अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कॉन्ग और कॉन्ग के साथ वाले मर्चेंट सभी लोग कार्डबोर्ड लेके जा रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा सोच रहा होता है, जब हम माउंट से निकलकर विलेज पहुंचे तो वहां पे ऑफिसर लोग ने सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था और वो बोल रहे थे, सेट लीडर की मेहरबानी समझो कि हम लोग तुम लोगों को कार्डबोर्ड ले जाने दे रहे हैं, नहीं तो हम तुम लोगों को यहाँ से कुछ ले जाने नहीं देते। और वो सोचता है, अगर मैंने पवेलियन ओनर कॉन्ग की बात नहीं मानी होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। उसके बाद वो चिढ़ते हुए बोलता है, पवेलियन ओनर कॉन्ग, अब हमें क्या करना चाहिए? आप ही ने कहा था कि अगर हम लोग आपका साथ दे तो आप हम लोगों को अच्छे खासे पैसे दिलवाएंगे। फिर कॉन्ग गुस्से से कहता है, तुम ये सारी चीजों का ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो? फिर वो बंदा बोलता है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। फिर कॉन्ग अपना कार्डबोर्ड नीचे रखता है। फिर उसे बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वैसे भी हम इस सिचुएशन में बस कुछ ही दिनों के लिए हैं। तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। तुम्हें क्या लगता वो अकाउंट बुक रियल है? वो सब फेक है। ये सब सेक्ट लीडर का किया धरा है। फिर उन लोगों में से दूसरा बंदा बोलता है, अरे उन बुक को तो गवर्नमेंट के ऑफिसर ने चेक किया था और मैंने उसके कंटेंट को भी देखा था, वो सारे लीगल लग रहे थे। फिर कौन कहता है, ये सब सेक्ट लीडर ने गवर्नमेंट के ऑफिसर के साथ मिलकर प्लान किया होगा। पहले तो हम लुयांग सिटी की तरफ चलते हैं। और वो कहता है, अगर वो लोग अथॉरिटी का हेल्प ले रहे हैं हमें दबाने के लिए, तो हमें और भी बड़े अथॉरिटी का हेल्प लेना होगा उन्हें अपोज करने के लिए। फिर पीछे से आवाज आता है, क्या बकवास बात कर रहे हो तुम लोग? फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं, अपना एमसी ही होता है। फिर कौन कहता है, अबे कौन है बे तू और क्या बक रहा है? फिर कौन सोचता है, ये काले कपड़े और ऊपर से झुका हुआ शरीर, ये पक्का कोई बूढ़ा चोर है। फिर कौन एमसी को कहता है, लगता है तुम हमें लूटने आए हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। फिर एमसी गुस्सा होकर कहता है, तुम्हें लूटने? मैं तुम्हें लूटने नहीं आया हूँ, बल्कि अपना सारा सामान रिटर्न लेने आया हूँ। फिर कौन सोचता है, इसका सामान? फिर वो एमसी को कहता है, अच्छा तुम माउंट सेट से हो, क्या सही टाइमिंग है। वैसे भी मैं तुम लोगों से रिवेंज लेने का ही सोच रहा था। फिर हम देखते हैं कॉन्ग के बॉडीगार्ड एमसी को मारने के लिए एमसी की तरफ आते हैं। फिर एमसी पलक झपकते ही एक बॉडीगार्ड के सामने जाता है और अपने तलवार के पीछे वाले पार्ट से उसके मुंह पे मारता है और ऐसे ही मारते मारते सारे बॉडीगार्ड को नॉकआउट कर देता है और सीधा वो कॉन्ग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वो कॉन्ग को कहता है, तुम्हें पता नहीं होगा कि जो भी मेरी बात नहीं मानता वो सही सलामत नहीं लौट पाता। ये सब देख के कॉन्ग मन में सोचता है, क्या अभी भी इस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट माउंट सेट में है? वो अपने बॉडीगार्ड लोगों से कहता है, तुम सारे पीछे हट जाओ। फिर वो एमसी को कहता है, तुम्हारे जैसा मार्शल आर्टिस्ट इतने दिनों से क्या कर रहा था? अगर तुमने पहले ही कुछ किया होता तो माउंट इस सिचुएशन में नहीं होता, लेकिन तुमने कुछ करने का गलत टाइम चूज किया। अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो और ये मेरे तरफ से माउंट सेट के लिए एक चेतावनी होगा। फिर वो अपने आसपास क्यूआई गैदर करता है और दौड़कर एमसी को मारने जाता है। उसी बीच एमसी कहता है, मुझे पहले से ही पता था तुम कुछ ना कुछ छिपा रहे हो। तुम्हारे जैसे एक छोटे होटल का ओनर ये सब नहीं कर सकता। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीटूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही पीटूंगा जिससे तुम कम से कम बोल पाओ। फिर हम देखते हैं एमसी ने कॉन्ग के अटैक को डॉज कर लिया होता है। फिर कॉन्ग सोचता है, मार्शल आर्ट का पहला रूल है कभी भी अपने ओपोनेंट को कम नहीं समझना चाहिए, और इसीलिए मैंने अपने फुल पावर से इस पे अटैक किया, लेकिन इसने इसे बहुत इजीली डॉज कर लिया। लगता है मुझे और भी स्ट्रेंथ लगाकर इस पे अटैक करना पड़ेगा। फिर कॉन्ग दोबारा से एमसी पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एमसी ने आसानी से अपनी तलवार के पिछले पार्ट से उसके अटैक को रोक दिया होता है, जिससे कॉन्ग का क्यूआई उसको ही तकलीफ देने लगता है। फिर एमसी कहता है, तुम बहुत स्लो हो, ये सब करना बंद करो। तुम अगर बार बार ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी उंगलियां टूट जाएगी। फिर कॉन्ग अपने पैरों में क्यूआई गैदर करता है और रिवॉल्विंग किक अटैक एमसी पे मारता है, लेकिन एमसी वहां से बहुत तेजी से हटके कॉन्ग के पीछे चले जाता है, जिसे कॉन्ग देख भी नहीं पाता है। फिर कॉन्ग एमसी को पीछे सेंस करके उस पे अटैक करता है, लेकिन एमसी उसे फिर से आसानी से रोक देता है, जिससे कॉन्ग को बहुत ज्यादा पेन होता है। उसके बाद कॉन्ग एमसी पे अटैक करते करते सोच रहा होता है, ये न ज्यादा स्ट्रॉन्ग है न ज्यादा फास्ट है, ऐसा लगता है इसके जैसे 10-10 को मैं एक बार में ही संभाल सकता हूँ। फिर भी मैं इसे एक बार भी हिट नहीं कर पाया। ये स्लो है लेकिन इसकी टाइमिंग और डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है ये एक मॉन्स्टर है जो मेरे सारे अटैक को इजीली प्रिडिक्ट कर पा रहा है। फिर एमसी कहता है, अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं खेल सकता। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा देर और खेलना चाहता था, लेकिन मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। फिर कॉन्ग कहता है, तुम्हारे जैसा आदमी अभी तक माउंट सेट को हेल्प करने के लिए अब तक आगे क्यों नहीं आया?
तब एमसी उसे जवाब देता है, मैं तुम्हारे जैसे आदमी को क्यों बताऊं, बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारे जैसा एक होटल ओनर को इतना अच्छा मार्शल आर्ट कैसे आता है। फिर कॉन्ग कहता है, यहाँ पे ऐसा कोई लॉ है क्या कि एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट होटल नहीं चला सकते। फिर एमसी कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा स्किल मार्शल आर्टिस्ट के लिए और भी तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। फिर कॉन्ग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। मैं कि तभी एमसी बीच में टोकते हुए कहता है, नहीं नहीं तुम छोड़ो, मुझे पहले से ही पता है कि तुम ये बोलोगे, मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है, यह सब मेरे खुद का डिसीजन है। और पूछता है, तुम यही कहना चाहते हो ना। फिर कॉन्ग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर एमसी कहता है, मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि सब यही कहते हैं। और वो कॉन्ग से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे लोगों से मैं कैसे इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। कॉन्ग कहता है, मुझे कैसे पता होगा। फिर एमसी कहता है, उन्हें बहुत ज्यादा पीट कर। फिर एमसी उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देख के कॉन्ग सोचता है, ये मेरे लेफ्ट पैर पे अटैक करने वाला है, मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन एमसी उसके शोल्डर पे अटैक करता है। तो कॉन्ग सोचता है, अरे इसने तो मेरे पैर पे निशाना बनाया था, फिर शोल्डर पे कैसे अटैक किया। फिर एमसी उसे दोबारा अटैक करता है। ये देखकर कॉन्ग सोचता है, ये अब मेरे सर पे अटैक करने वाला है, इसलिए वो अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन एमसी उसके गले पे अटैक करता है। फिर कॉन्ग खांसते खांसते पीछे हटता है और सोचता है, मैं उसके सारे अटैक को आसानी से देख पा रहा था, फिर भी मैं उसे डॉज नहीं कर पाया। तब तक एमसी ने उसके पूरे बॉडी पे अटैक कर दिया रहता है। अब कॉन्ग सोचता है, अब तो मैं मरने वाला हूँ। इसकी खूनी आंखें को देखकर लगता है इसने कितने को मारा होगा। फिर एमसी तलवार निकालकर कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर कॉन्ग सोचता है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन तब तक एमसी ने उस पर अटैक कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं कॉन्ग ने एमसी के अटैक को रोकने के लिए टाई गॉडली पाम टेक्निक यूज किया होता है। उस टेक्निक को देख के एमसी कहता है, अच्छा तो तुम साउथर्न एसेक्स से हो, क्या उन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है। फिर कॉन्ग मन में सोचता है, अरे यार मुझे ये टेक्निक यूज नहीं करना चाहिए था, चाहे मैं मर क्यों न जाता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वो सोचता है, अगर उसने अचानक से रियल स्वॉर्ड बाहर नहीं निकाला होता तो मैं वो टेक्निक यूज नहीं करता। अगर ये सब उसने जानबूझकर किया है तो वो बहुत दूर का प्लान बना सकता है। फिर एमसी कहता है, अच्छा तो तुम जवाब नहीं देने वाले, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी लॉयल्टी को। फिर एमसी सोचता है, साउथर्न एक्सेक्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैसे तो साउथर्न एक्सेक्ट और माउंट वासेट का रिलेशनशिप बहुत पहले से सही नहीं है, लेकिन मैं इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकता कि अभी साउथर्न एक्सेक्ट 10 बड़े सेक्ट में से एक है, और ये सेक्ट इन चीजों को इतनी बुरी तरीके से हैंडल नहीं करेगा। मुझे पता है इसे इतना कुछ मालूम नहीं है, और अगर इसे पता भी होगा तो ये मुझे सही सही नहीं बताएगा। वैसे भी मुझे सिर्फ इतना ही पता करना था कि ये दूसरे सेक्ट से है भी या नहीं। साउथर्न एक्सेक्ट जो कि 10 ग्रेट सेक्ट में से एक है, वो न केवल टेक्निक को चुराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि पूरे सेक्ट को चुराना चाहता है, बल्कि स्क्रैम करके। क्या घटिया सेक्ट है। फिर कॉन्ग कहता है, क्या ये सही नहीं है माउंट वासेट के लिए। वैसे तो तुम्हें पहले से ही पता होगा कि माउंट वासेट के लिए कोई होप नहीं बचा, वो अपने पुराने टेक्निक को भूल चुके हैं, अब वो पहले के माउंट वासेट के जैसे नहीं बन सकते। वैसे भी वो सेक्ट खत्म ही होने वाला था, मैंने तो बस उसे जल्दी होने में हेल्प किया है। ये सुनकर एमसी कहता है, किसने कहा। फिर कॉन्ग कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर एमसी बीच में टोकते हुए कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने कहा कि माउंट वासेट अपने पुराने जनरेशन के टेक्निक को भूल चुका है। फिर एमसी उसे पीटते हुए कहता है, तुम जैसे आदमी बिना कंफर्म किए कुछ भी बोलते हो, वैसे भी तुम कहोगे ही ना, क्योंकि तुम साउथर्न एक्सेक्ट से हो। फिर एमसी सोचता है, साउथर्न एक्सेक्ट और माउंट वासेट में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी, वो दोनों ही स्वॉर्ड को अपने मेन हथियार में यूज करते थे, और अगर बहुत सारे सिमिलरिटी वाले दो ग्रेड एक दूसरे के सामने हो तो एक का खत्म होना पक्का है। कि तभी कॉन्ग कहता है, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि मैं साउथर्न एक्सेक्ट से नहीं हूं। तब एमसी कहता है, फिर मैं भी माउंट वासेट से नहीं हूं। फिर कॉन्ग कहता है, तुम झूठ बोलना बंद करो। तब एमसी कहता है, स्टार्ट किसने किया, छोड़ो ये सब। उसके बाद एमसी उसके गले पर तलवार रखता है और बोलता है, तुमने मुझे टाई गॉडली पाम दिखाया है, इसके बदले में तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। अगर तुम्हें पता चल गया कि ये क्या है तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, और ये जाके उसे बताना जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। फिर एमसी कॉन्ग के सामने बहुत स्पीड में तलवार को स्विंग करना स्टार्ट करता है। ये देखकर कॉन्ग सोचता है, इसने बस तलवार को स्विंग करने से स्ट्रॉन्ग विंड फोर्स क्रिएट कर दिया है, लेकिन तभी भी इसके स्लैश मेरी बॉडी को हार्म नहीं कर रहे हैं, ये करना क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं एमसी तलवार को स्विंग करते करते बहुत स्पीड में कॉन्ग के सामने से गुजर जाता है। इससे कॉन्ग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है, अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो सामने देख के चौंक जाता है, क्योंकि ऊपर से बहुत सारे प्लम ब्लॉसम के पत्ते गिर रहे होते हैं। फिर वो सोचता है, क्या ये रियल है या मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्या ये सच में 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक है।
और उसके बाद उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक लगता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब एमसी सोचता है ऐसे तो मैं पक्का मर जाऊंगा, अभी भी मेरा इनर स्ट्रेंथ बहुत कम है। पहले तो ये सब मेरे लिए बच्चों का खेल लगता था, लेकिन अभी मुझे एक बार में परफॉर्म करने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फिर एमसी साइड में देखकर किसी को बुलाता है। हम देखते हैं वो कॉन्ग का ही साथी होता है जो पेड़ के पीछे छुपा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सारे कॉन्ग के साथी एमसी के सामने खड़े होते हैं। एमसी उन लोगों से पूछता है तुम लोगों में से कौन है जो यहाँ से मार खा के जाना चाहता है। उसके बाद कोई जवाब नहीं देता है। फिर एमसी उनसे फिर से पूछता है तुम लोगों में से कौन है जो यहाँ से मार खाए बिना जाना चाहता है। तो सब लोग चिल्ला के जवाब देते हैं मैं सर मैं जाना चाहता हूँ। फिर एमसी बोलता है बहुत सही है। इतना सुनते ही वो सारे मर्चेंट एमसी के सामने से ही भागने लगते हैं। तब एमसी गुस्सा हो जाता है और कहता है रुको तुम लोग। उसके बाद सब रुक जाते हैं। फिर एमसी कहता है तुम लोग अपना इतना भी दिमाग यूज नहीं कर सकते, ये बताओ ये इतने सारे कार्ड अकेले मैं कैसे ले जा सकता हूँ। फिर एमसी कहता है ठीक है, सब अपने अपने कार्ड का दाम बताओ। तब सब लोग अपने अपने कार्ड का दाम बताते हैं, जिसमें से कोई 1800, कोई 2300, कोई 8000, ऐसे ऐसे करके सब अपने कार्ड का दाम बताते हैं। फिर एमसी कहता है ठीक है, तुम लोगों में से एक बंदा झेनजियांग सिटी में जाओ, वहां से इतने सारे पैसे लोन लेकर आओ, मैं तुम लोग को ये सारा कार्ड बेचने वाला हूँ। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा सोचता है आज तक मैंने इसके जैसा आदमी पूरे लाइफ में नहीं देखा। फिर एक बंदा एमसी से पूछता है अगर हम में से कोई झेनजियांग सिटी पैसे लेने के लिए जाए और दोबारा नहीं आए तो उसके साथ क्या होगा। एमसी कहता है वो भाग के भी कहाँ जाएगा, वापस तो इधर ही आएगा ना। फिर दूसरा आदमी पूछता है लेकिन अगर किसी ने गवर्नमेंट के ऑफिसर को रिपोर्ट कर दिया तो। ये सुनकर एमसी गुस्से से जमीन पे पैर मारता है और कहता है ठीक है, जैसा तुम्हें करना है करो, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कहीं पे भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा। ये सुनकर सब डर जाते हैं और सोचते हैं ये पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, हम इससे बच के कहीं नहीं जा सकते। फिर एमसी उनसे कहता है तुम लोग अब तक यहीं खड़े हो, जल्दी जाओ और जो तुम लोग को मैंने कहा वो करो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एमसी के हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं। एमसी पैसे को देख के बहुत खुश हो रहा होता है और फिर हम देखते हैं एमसी जंप करके सेट के अंदर चला जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं सारे बच्चे एक छोटी सी नदी में फ्रेश हो रहे होते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे आपस में बात करते हैं आज की ट्रेनिंग करके हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, क्या ये हमें रोज करना होगा। गुल ये सब देख के मुस्कुरा रहा होता है और सोचता है बहुत कुछ बदल गया है, अब ऐसा लग रहा है ये एक एक्चुअल मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप है। गुल को देखकर उसका दोस्त पूछता है तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। गुल कहता है अब ऐसा फील हो रहा है हम लोग एक एक्चुअल मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप बन चुके हैं। ऐसा लगना अजीब है क्योंकि हम पहले से ही मार्शल आर्टिस्ट है। फिर गुल का दोस्त कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी वैसे ही सोच रहा था। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर गुल सबको कहता है चलो वापस चलते हैं। फिर गुल सोचता है पहले तो मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब मुझे ये सब करने में मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि चीजें बदल रही है। मुझे पता है ये सब चैंग मांग के कारण हो रहा है, उसी ने ये चेंज लाया माउंट वासेट में। वैसे तो ये एक छोटा चेंज है, लेकिन क्या पता कुछ समय बाद बड़ा होकर पूरे माउंट वासेट को ही बदल दे। फिर हम देखते हैं वो सारे बच्चे माउंटेन से उतर के सेट के पास पहुंच चुके होते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें बहुत आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। तभी कोई कह रहा होता है क्या तुम बह रहे हो, मैंने तुम लोग को पहले ही कहा था सारा सामान अंदर डालो। हम देखते हैं ये सारी बातें उनगम कह रहा होता है। सारे बच्चे सोचते हैं क्या चल रहा है, कौन है ये लोग। फिर सारे बच्चे उनगम को ग्रीट करते हैं। उनगम कहता है अच्छा तो तुम लोग वापस आ गए। फिर गुल का दोस्त आगे बढ़ते हुए उनगम से पूछता है यहाँ पे क्या चल रहा है। उनगम कहता है ये सब लेबर है, हम लोग पूरे सेट को रिपेयर करवा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारा सेट कितना पुराना हो चुका है और ये अच्छे शेप में भी नहीं है, इसलिए हम इसे रिपेयर करवा रहे हैं। फिर उनगम बच्चे लोगों को डांटते हुए कहता है तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ और उन वर्कर लोगों का हेल्प करो, वो लोग बहुत थक गए हैं। यस सर कह के सारे बच्चे वहां से चले जाते। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डाइनिंग टेबल पे सबके प्लेट में रोस्टेड चिकन पड़ा रहता है। ये देख के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं हमें विश्वास नहीं हो रहा कि माउंट वासेट हमें खाने में चिकन दे रहा है। और सारे बच्चों के मुंह से पानी आ जाता है और वो कहते हैं आज तो हम लोग चिकन खाएंगे। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं गुल और गुल का दोस्त बातें कर रहे होते हैं। गुल कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी कभी देखने को मिलेगा। उन लोगों ने अचानक से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है और खाने में चिकन दे रहे हैं और ऊपर से उन लोगों ने 2 जोड़ी सेट के यूनिफॉर्म भी दिए हैं। गुल का दोस्त कहता है हाँ ये सही बात है। उसके बाद वो मुस्कुराने लगता है। गुल कहता है तुम क्या सोच रहे हो। गुल का दोस्त कहता है कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ होता है। गुल कहता है हाँ ये बात तो सही है और आगे कहता है वैसे तो
हम लोगों को बहुत सारे पैसे अचानक से मिले हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मास्टर लोग इतनी जल्दी इतने सारे चेंजेस लाएंगे। फिर गुल का दोस्त कहता है, तुम्हें क्या लगता है उन लोग को ऐसे रहने में अच्छा लगता था? हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए हम ऐसी पुअर लाइफ जी रहे थे। फिर वो कहता है, मैंने अभी तक मास्टर ऊनम को इतने अच्छे से हंसते हुए नहीं देखा था जैसा वो आज हंस रहे थे। फिर गुल अपने दोस्त से कहता है, तुम्हें क्या लगता है अब से हमें क्या करना चाहिए? गुल का दोस्त कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि माउंट वासेट कितनी जल्दी बदल रहा है, इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर होना होगा नए नए चेंजेस के लिए। फिर गुल कहता है, क्या प्रिपेयर होना होगा नए नए चेंजेस के लिए? फिर गुल का दोस्त कहता है, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, क्या तुमने सीक्रेट मार्शल आर्ट बुक उस बॉक्स में नहीं देखा था? फिर गुल कहता है, हाँ मैंने देखा था। फिर हम देखते हैं वो लोग याद कर रहे होते हैं कि एमसी कैसे ट्रेजर मिलने की एक्टिंग कर रहा था उन लोगों के सामने। फिर गुल कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो एक्टिंग कर रहा था ट्रेजर मिलने का। और फिर गुल अपने दोस्त से कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसे ये सब कहाँ से मिला होगा? फिर उसका दोस्त कहता है, किसे पता, लेकिन ये चीज तो पक्की है, माउंट वासेट में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं और इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। अगर हम पहले से प्रिपेयर नहीं रहे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे उन सारे चेंजेस में जो कि वो क्रिएट करने वाले हैं। फिर गुल हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर वो कहता है, अच्छा ये तो बताओ चैंग मंग कहाँ है? मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। गुल का दोस्त कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं उसे सेक्ट लीडर ने बुलाया है, अभी वो सेक्ट लीडर के रूम में होगा। गुल कहता है, अच्छा तो सेक्ट लीडर उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन सेक्ट लीडर उससे क्यों मिलना चाहते हैं? फिर अगले सीन में हम देखते हैं सेक्ट लीडर के रूम में अपना एमसी, सेक्ट लीडर ऊनम और एक बंदा। दोस्तों इस बंदे के बारे में अब तक हमें बताया नहीं गया है। ये सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिसमें सेक्ट लीडर कह रहे होते हैं, कोई भी ग्रेट अचीवमेंट करता है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे अचीवमेंट के लिए तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ और यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। एमसी कहता है, अच्छा तो आप मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हैं? सेक्ट लीडर कहते हैं, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और वो आगे कहते हैं, मुझे पता है कि जो तुमने ट्रेजर माउंट वासेट को दिया है उससे तुम अभी भी अटैच्ड हो, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं उनमें से तुम्हें कुछ वापस कर सकता हूँ। फिर एमसी थोड़ा सोचता है और कहता है, नहीं मुझे इन सारे चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर सेक्ट लीडर खुश होकर सोचते हैं, अच्छा तो इसे डाओ की अंडरस्टैंडिंग है, इसे पता है कि हमें वेल्थ से इतना ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। फिर एमसी सोचता है, वैसे भी ये मुझे ज्यादा नहीं देने वाला था और मेरे पास अभी भी स्टोरेज रूम में बहुत सारे वेल्थ बाकी है। तो सेक्ट लीडर कहते हैं, अच्छा तो बताओ इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? तुम चाहो तो एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक सीख सकते हो। एमसी जवाब देता है, नहीं मुझे वो भी नहीं सीखना। तो सेक्ट लीडर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक भी नहीं सीखना चाहते हो? एमसी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है हमारे एंसेस्टर्स ने एक ऑर्डर बनाया है मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने का, तो हमें उसी ऑर्डर में सीखना चाहिए। फिर एमसी मन में सोचता है, ऑर्डर भाड़ में जाए, मैं तो इसे भी मार्शल आर्ट टेक्निक सिखा सकता हूँ, वैसे भी इन्हें बहुत सारी टेक्निक बुक देना बाकी है। फिर वो परेशान होकर सोचता है, इन्हें ये सारे बुक नेचुरली कैसे दूं? उसके बाद वो सोचता है, चलो इन सब बातों का अभी के लिए साइड में रखते हैं, मैं क्या लूं रिवॉर्ड में जिससे मैं माउंट वासेट के लिए और भी कुछ कर पाऊं? फिर वो कहता है, मुझे अलाउ कर दीजिए, जब मैं चाहूं हुआंग प्रीफेक्चर कभी भी जा आ सकूं। तब सेक्ट लीडर कहते हैं, हुआंग प्रीफेक्चर क्यों? एमसी कहता है, हाँ मुझे लगता है सिर्फ सेक्ट के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस करने से मेरी लिमिटेड ही ग्रोथ हो रही है, इसलिए मैं बाहर जाकर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, नए नए चीजें सीखना चाहता हूँ। सेक्ट लीडर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इससे माउंट वासेट का रूल ब्रेक होगा, मुझे ये रिवॉर्ड देने में प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन इससे दूसरे बच्चे भी कंप्लेन करेंगे और वो बोलेंगे हम लोग के साथ अनफेयर हो रहा है, अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए वो कह सकते हो। फिर एमसी सोचता है, ये लोग मुझे बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा मैं क्या मांगू? फिर वो कहता है, ठीक है सेक्ट लीडर, आपको तो पता ही है कि मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है मेरा इनर कोर डैमेज हो गया है। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है। फिर एमसी कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पिल्स ऑफ लाइफ दे। तो सेक्ट लीडर चौंक के बोलते हैं, क्या पिल्स ऑफ लाइफ? फिर एमसी कहता है, हाँ मैं पिल्स ऑफ लाइफ के बारे में कह रहा हूँ, जो किसी भी आदमी को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। तो सेक्ट लीडर ऊनम और उस दूसरे बंदे को कहते हैं, सुनो सेक्ट लीडर होने के नाते मैं आज डिक्लेयर करता हूँ, आज से चैंग मंग को बाहर जाने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एमसी चौंक जाता है। फिर सेक्ट लीडर एमसी को बाहर ले जाते हुए कहते हैं, ठीक है तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन हुआंग प्रीफेक्चर से बाहर मत जाना। तो एमसी कहता है, सेक्ट लीडर आपने तो इस बात के लिए मना किया था। फिर सेक्ट लीडर उसे बाहर ढकेलते हुए कहते हैं, अगर बाहर कुछ भी हुआ तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। फिर वो सेक्ट लीडर को पूछता है, सेक्ट लीडर
लाइफ ऑफ पिल का क्या? फिर एमसी गुस्सा होकर मन में सोचता है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे थोड़े पिल्स तो दे दो। फिर सेक्स लीडर रूम के अंदर जाते हैं और सोचते हैं, अरे बच्चे, मेरे पास खुद के लिए लाइफ ऑफ पिल नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? और दोस्तों, इसी के साथ हमारा रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट का एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। और आगे क्या होता है ये सब तुम लोग को तभी जानने को मिलेगा जब इसके आगे का एपिसोड आएगा। और आगे वाले एपिसोड के लिए तुम लोग को इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना होगा। तो इसी वजह से जल्दी से इस वीडियो पे भर भर के लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।